The making of a global world. First, today we are living in a global world. हमारे लिए सब कुछ पास में है। अगर हम यहाँ पे हैं, अपने घर से भी हम किसी भी फॉरेन कंट्री के में बैठे हुए अपने किसी भी फ्रेंड से या रिलेटिव से बात कर सकते हैं with a press of a button we can make connections. So these things. So today we are living in a global world. लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली जिस ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं, वी ऑफन रिफर टू एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज़ इमर्ज सिंस द लास्ट 50 years और सो. ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये 50 years और सो ओल्ड है. लेकिन मेकिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन है कि किस तरह से ये जो वर्ल्ड है, ये पूरी दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो गई कि एक अब हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया ही एक ग्लोबल विलेज की तरह हो गई है, एक गांव की तरह हो गई है, जिसमें कि हम लोग सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं, एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन रख सकते हैं. द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री. दो जबकि ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है 50 years और बैक, लेकिन जो मेकिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन है इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री. लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन, of people in search of work and the movement of capital and much else. So बहुत सारी चीज़ें हैं, किस तरह से व्यापार डिफरेंट होता था. इवन इंडस वैली सिविलाइजेशंस के ही दौरान आप देखो कि वहाँ पे पूरी कनेक्टिविटी थी मेसोपोटामिया और इराक से. सो डिफरेंट ट्रेड कनेक्शंस थे इन लोगों के. और जब भी इस तरह के ट्रेड होते हैं तो पीपल माइग्रेट करते हैं, इन सर्च ऑफ वर्क के लिए भी करते हैं, ट्रेड के लिए भी करते हैं. एंड उसकी वजह से कैपिटल की मूवमेंट होती है. और बहुत सारे चीज़, केवल कैपिटल ही नहीं, बहुत सारे फूड क्रॉप्स भी नए नए इंट्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि जो जहाँ से जाता है वो अपने साथ अपनी बहुत सारी चीज़ों को लेकर जाता है, बहुत सारे अपने क्रॉप्स को, अपने आइटम्स को लेकर जाता है, और फिर वहाँ पे भी उसको नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करता है. और नॉट ओनली आइटम्स बट बहुत सारे उनके स्किल्स, उनकी टेक्नोलॉजीज़, उनका डिवाइसेस, ये सारे भी वो लेकर जाते हैं. तो एज वी थिंक अबाउट द डेमोक्रेटिक एंड विजिबल साइंस ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस इन आवर लाइफ टुडे, वी नीड टू अंडरस्टैंड द फेजेस थ्रू विच दिस वर्ल्ड इन विच वी लिव हैज़ इमर्ज्ड. सो हम एक आज एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं. लेकिन ये जो ग्लोबल वर्ल्ड बना है वो अचानक वन नाइट में नहीं हुआ कि वन फाइन मॉर्निंग वी फाउंड दैट वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड. सो ये एक बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री है, और इस हिस्ट्री को हमें अंडरस्टैंड करने के लिए हमने उनको डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करने की कोशिश की है. तो सबसे पहला फेज़ है प्री मॉडर्न वर्ल्ड, यानी जो मॉडर्न वर्ल्ड है उससे भी पहले के टाइम. सो ऑल थ्रू हिस्ट्री human societies have become steadily more interlinked. From ancient times, travelers, traders, priests, and pilgrims traveled vast distances for knowledge, opportunity, spiritual fulfillment, or to escape persecution. यानी कि ह्यूमन सोसाइटीज़ शुरू से ही इंटरलिंक्ड हुई है, और शुरुआत से ही, बहुत प्राचीन समय से ही, बहुत पहले से ही जो ट्रैवलर्स थे, एक यात्रा करते थे, चीज़ों को जानने का, नई नई दुनिया को देखने का, नई नई जगहों को जानने का उनके पास एक रहता था, ताकि वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हों. ट्रेडर्स को अपना व्यापार करने के लिए, अपनी चीज़ों को ख़रीदने बेचने के लिए ट्रैवल करना होता था. प्रीस्ट अपने धर्म के प्रचार के लिए जाते थे, पहले तीर्थ यात्रा पे जाते थे. तो इस तरह से बहुत सारे प्राचीन काल से ही इस तरह के वास्ट डिस्टेंसेस इन लोगों ने ट्रैवल किए फॉर नॉलेज, अपॉर्चुनिटी, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए. और कभी कभी देश में जो राजा है उसके पनिशमेंट से बचने के लिए, परसिक्यूशन से बचने के लिए भी लोग देश को छोड़कर माइग्रेट कर जाते थे. जब वो माइग्रेट करते हैं तो अपने साथ करते थे तो बहुत सारे अपने सामान, पैसे, अपनी वैल्यूज़, अपने स्किल्स,
अपने आइडियाज़, अपने इन्वेंशंस लेकर जाते थे, और साथ भी गई हैं, साथ ही साथ उन अपने साथ वो जर्म्स और डिजीज़ेस भी लेकर जाते थे। तो एज अर्ली एज 3000 BCE an active coastal trade linked the Indus Valley civilization with present day West Asia. For more than a millennia, cowries, the Hindu cowrie or seashell, used as a form of currency from the Maldives, found their way to China and East Africa. The long distance spread of disease carrying germs may be traced as far back as the 7th century. By the 13th century, it had become an unmistakable link. So, अगर हम ये कनेक्टिवनेस की और कनेक्टेडनेस की बात करते हैं तो पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ही एक एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक हमारे प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया, जो आज का इराक है जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से इंटरलिंक था। और फॉर मोर देन अ मिलेनिया, कॉरीज जो हैं, इंडियन जो कॉरी वाइट कलर के सी शेल्स होते हैं, वो यूज़ किए जाते थे करेंसी के फॉर्म में। फ्रॉम मालदीव्स फाउंड देयर वे टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका में भी इस तरह की करेंसी यूज़ हुई है। कॉरी को करेंसी की तरह यूज़ किया गया है। और डिज़ीज़ भी लेकर जब वो लोग माइग्रेट करे हैं तो उन्होंने अपने साथ जर्म्स, डिज़ीज़ कैरिंग जर्म्स को भी स्प्रेड किया है। इसकी भी रिपोर्ट हमें 7th सेंचुरी की मिली है, ट्रेस हुई है। और बाय 13th सेंचुरी एक प्रॉपर अनमिस्टेकेबल लिंक इस्टेब्लिश हो गया। जो इंटरकनेक्टेडनेस की स्टार्ट आप कह सकते हो कि बहुत ही पहले से शुरू हुआ। बाय 13th century almost an unmistakable link has been established. So सबसे पहले ये जो लिंक इस्टेब्लिश हुए कैसे हुए? सबसे पहला सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। व्हाट इज़ दैट सिल्क रूट्स? ये सिल्क रूट क्या है? तो द सिल्क रूट्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. The name Silk Route points to the importance of westbound Chinese silk cargoes along this route. ये सिल्क रूट का नाम जो पड़ा है वो इस बात को पॉइंट आउट करता है कि चाइनीज़ सिल्क के कार्गोज़ जो थे, जितने भी जो चाइना में बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का सिल्क प्रोड्यूस होता था, तो ये जो सिल्क कार्गोज़ थे, ये वेस्ट मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज़ में इसी रूट के थ्रू जाते थे. Historians have identified several silk routes over land and by sea, knitting together vast regions of Asia and linking Asia with Europe and North Africa. So, historians ने बहुत सारे several silk route को identify किया है, जिससे ये पूरा एशिया और यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के बीच में एक बहुत प्रॉपर लिंक बन गया था. They are known to have existed since before the Christian era and thrived almost till the 15th century. और ये माना जाता है कि क्रिश्चियन एरा के पहले से यानी 4 BC पहले से ही ये सिल्क रूट एग्जिस्ट करता था और साथ ही साथ ये बिल्कुल फ्लरिश करता रहा 15th century. But Chinese pottery also traveled the same route as did textile and spices from India and Southeast Asia. तो ये सिल्क रूट से बेसिकली नाम सिल्क रूट इसलिए पड़ा था क्योंकि सिल्क का जो कार्गोस था चाइना से यूरोप में इसी रूट से आता था. लेकिन केवल सिल्क ही नहीं बल्कि बहुत सारे सेम रूट ही चाइनीज़ पॉटरी जो चीनी मिट्टी के नक्काशीदार वाले जो बर्तन होते थे, जो टेक्सटाइल होती थी और जो इंडिया से स्पाइसेस जाता था, साउथ ईस्ट एशिया से स्पाइसेस जाता था, टेक्सटाइल्स जाते थे, वो भी सेम ही सिल्क रूट को फॉलो करते थे. और इन रिटर्न इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के पास क्या आता था? गोल्ड और सिल्वर, जो यूरोपियन कंट्रीज़ अपने स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स वगैरह की वजह से उनको देते थे. सो ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड. Early Christian missionaries almost certainly traveled this route to Asia, as did early Muslim preachers a few centuries later. Much before all this,
Buddhism emerged from Eastern India and spread in several directions through intersecting points on the Silk Routes. So trade और cultural exchanges हमेशा साथ साथ चलते हैं. जब व्यापार होता है तो साथ ही साथ वहाँ की संस्कृति, जब वहाँ से लोग जुड़ते हैं और नई चीज़ों को, नई आइडियाज़ आती हैं, नई कल्चरल रिचुअल्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो ये साथ ही साथ दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं. सो उसी तरह से जब ट्रेड शुरुआत हुई तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ भी उसी सिल्क रूट से एशिया के तरफ आए, और उसके बाद करीब 700 ईयर्स बैक, अगर फ्यू सेंचुरीज़ लेटर, उन्होंने भी अपने रिलीजन का प्रचार करने के लिए आए. और इन सबसे पहले भी जो बुद्धिज़्म था, यानी कि 500 BC की बात है, वो ईस्टर्न इंडिया से ईस्ट एशिया वाले कंट्रीज़ में ये अपने रिलीजन का प्रमोशन के लिए, बुद्धिज़्म के प्रमोशन के लिए सब लोग ने काफ़ी दूर दूर तक ट्रैवल किया. ठीक है, तो इसी सिल्क रूट के थ्रू किया. तो सिल्क रूट बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप के बीच में ये प्रॉपर कनेक्शन था. तो इससे केवल सिल्क के कार्गोज ही नहीं गए, बल्कि टेक्सटाइल्स गए, चीनी मिट्टी के बर्तन गए, चाइनीज़ पॉटरी गई, और स्पाइसेस गए इंडिया से, और वहाँ से गोल्ड एंड सिल्वर आए. और साथ ही साथ जितने भी रिलीजियस प्रीचर्स थे, एक क्रिश्चियन मिशनरीज़ थी, मुस्लिम प्रीचर्स थे, और बुद्धिज़्म वगैरह का भी इस बुद्धिज़्म का भी प्रचार भी बहुत पहले इसी सिल्क रूट को के थ्रू हुआ था. तो इसलिए ये पूरी तरह से सिल्क रूट ने एंशिएंट टाइम में पूरे वर्ल्ड को लिंक कर दिया था. अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, फूड ट्रैवल्स. कि जब लोग माइग्रेट करते हैं या लोग जब ट्रैवल करते हैं अपने, तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ लेकर जाते हैं, अपने आइडियाज़ और स्किल्स भी लेकर जाते हैं, अपने इन्वेंशंस भी लेकर जाते हैं, अपने साथ डिफरेंट टाइप के फूड और क्रॉप्स भी लेकर जाते हैं. तो सब स्पैगेटी एंड पोटैटो काफ़ी हिट हुए. तो सबसे पहले जो चाइना से जो नूडल्स था, वो वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में उसको स्पैगेटी बोला गया. और जो अमेरिका ढूंढा गया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया, तो वहाँ से पोटैटो इंट्रोड्यूस, वहाँ से पोटैटो को लोगों ने जाना और पोटैटो वो लेकर आए यूरोप में. सो फूड ऑफर्स मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज. Traders and travelers introduced new crops to the land they traveled. Even ready foodstuff in distant parts of the world might share common origins. Take spaghetti and noodles. It is believed that noodles traveled west from China to become spaghetti. So बहुत सारी जो फूड्स हैं वो इंट्रोड्यूस हुए. ये कहा जाता है कि जो नूडल्स हैं और स्पैगेटी हैं एक ही तरीके के हैं, लेकिन चाइना में उनको नूडल्स कहा जाता है और वेस्ट में उसको स्पैगेटी कहा जाता है. तो इसीलिए कहा गया था कि चाइना से ही ये नूडल जो है ट्रैवल किया वेस्ट में, और वहाँ उसका नाम स्पैगेटी पड़ा. और परहैप्स अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू 5th century सिसिली एंड आइलैंड नाउ इन इटली. और ये भी कहा जाता है कि अरब ट्रेडर्स भी शायद पास्ता को सिसिली आइलैंड, जो इटली का आइलैंड है, वहाँ लेकर गए थे. So similar foods were also known in India and Japan. So the truth about their origins may never be known. Yet much guesswork suggests that the possibilities of long distance cultural contact even in the pre-modern world. So बहुत सारे जो ऐसे आइटम्स थे जो कि हर एक कंट्री में थे, और इसीलिए पॉसिबली बहुत सारी चीज़ों का ओरिजिन नहीं जान सकते, लेकिन गैस वर्क सजेस्ट करता है कि पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट था इवन इन दी प्री मॉडर्न वर्ल्ड. तो मैनी ऑफ आर कॉमन फूड सच एज पोटैटो, सोया, ग्राउंड नट, मेज, tomato, chilies, sweet potato and so on were not known to our ancestors until about 5 centuries ago. So 500 साल पहले ये आलू, सोया, मूंगफली, कॉर्न, टमाटर, मिर्ची, ये सब शकरकंद, ये सारे हमारे एंसेस्टर्स को नहीं पता था.
और these foods were only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that would later become known as the Americas. So जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक नए कॉन्टिनेंट की खोज की जिसका बाद में नाम अमेरिका पड़ा, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, तो वहाँ से ये सारे जो फूड थे वो इंट्रोड्यूस हुए और वहीं से ये यूरोप और एशिया में इंट्रोड्यूस हुए. Here we will use America to describe North America, South America and the Caribbean. तो यहाँ पे जो अमेरिकाज़ है वो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और जितने भी कैरिबियन आइलैंड्स हैं वो सब मिला के अमेरिकाज़ कहलाए जा रहे हैं. In fact, many of our common foods came from America's original inhabitants, the American Indians. So sometimes the new crops would make the difference between the life and death. Europe's poor began to eat better and live longer with the introduction of the humble potato. पोटैटो के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ कि यूरोप का जो पुअर पीपल थे वो अब उनको अच्छा खाना, एनर्जी रिच फूड मिला क्योंकि पोटैटो इज़ फुल ऑफ एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स. सो काफ़ी बेटर अच्छे से वो खाने लगे. तो इससे क्या हुई, उनकी लॉन्जिविटी बढ़ गई. So island's poorest peasants become so dependent on potatoes that when disease destroyed the potato crop in mid 1840, hundreds of thousands died of starvation. और आयरलैंड में जो किसान थे, पुअर किसान थे, उनमें आलू की इतनी डिपेंडेंसी हो गई थी कि सिर्फ आलू उगाने लग गए थे. सो जब अकाल पड़ा और जब फसलें ख़राब हो गई, आलू की फसलें ख़राब हो गई, तो पोटैटो फैमिन जो हुई उसकी वजह से 10 लाख पीपल बिल्कुल भूख से मर गए. इतनी डिपेंडेंसी हो गई थी. तो जब फैमिन क्रॉप आया, जब एक फैमिन आया, आयरिश पोटैटो फैमिन इन 1949, तो उसमें इतनी ज़्यादा भूखमरी, मतलब कि उस अकाल में काफ़ी 10 लाख कहा जाता है कि पीपल भूख से मर गए और डबल द नंबर इमिग्रेटेड इन सर्च ऑफ वर्क. और बहुत लोग उस जगह को छोड़कर भाग गए बिकॉज ऑफ इन सर्च ऑफ द वर्क. तो इस तरह से ये पूरा किस तरह से ये जो फूड जब ट्रैवल प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी ट्रैवलिंग के साथ साथ, ट्रेड के साथ साथ, ये साथ ही साथ फूड भी ट्रैवल हुए और नए नए फूड और क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हुए.